हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पर। आज जो हैं वो फिर से हाजिर हैं। 40 क्वेश्चंस हैं जो आर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। इनमें से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ के हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हमारा है रीजनिंग का पोर्शन। तो रीजनिंग वाले में देखिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं। देखो, पहला दिया है कि सही विकल्प को चुनें। ये किसी ना किसी प्रकार से 100 है और 100 का इनका जो संबंध है वही इसका और इसका होना चाहिए। देखिए, 100 से कितने हो रहे हैं? 1000। कितने हो रहे हैं? 1000। तो क्या हुआ होगा, यहाँ से अगर हम 100 की 10 से गुणा कर दें, कितने से? 100 की 10 से गुणा कर दी जाए तो कितना हो जाएगा? 1000। तो ऐसे ही कह रहा है कितने में 10 की गुणा कर दें कि हमारा एक आ जाए। तो ये 1/, में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन रिमार्क 1/10 अर्थात आ गया 0 पॉइंट कितना 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 0.1। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट में दिया है हमारा कह रहा है निम्न में से भिन्न चुनो। इनमें से देखिए, जो कैटेगरी दे रखी हैं वो अलग अलग हैं कि किस कैटेगरी का कौन कौन सा होता है। तो देखिए, ये सांप है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब सरीसृप में आते हैं। किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। और जो व्हेल है ये स्तनधारी होता है, यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए सबसे अलग क्या है यहाँ पे? व्हेल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। ये लिखा है, कह रहा है दिए गए शब्दों का तर्क संगत क्रम लिखिए। तर्क संगत क्रम क्या होता है कि क्रम से क्या कैसे करके क्या है। अब देखिए, इसमें हमें दिया है चाबी है, दरवाजा है, ताला है, कमरा है, सुईचान है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है कि आप कहीं से बाहर से आए हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो दो कैटेगरी है। आप अपने मकान को लॉक कर रहे हैं, उसका एक क्रम दिया गया है। तो देखिए जरा यहाँ से, जैसे कि सबसे पहले जब आप आए, या फिर आप अब इनमें से देख लीजिए, सबसे पहले कमरा दिया है कहीं है। देखिए, आप आए कमरे के पास, कमरे का आपने जो है, लेकिन इसमें तो दिक्कत रहेगी। क्यों पंडित मिश्रा जी, क्या हुआ था इसमें? देखो भाई, एक तो चाबी थी, चाबी से सबसे पहले आपने क्या खोला? जब कहीं बाहर आए क्या हुआ? चाबी से आपने पहले खोला क्या? ताला। सही है। फिर ताले से दरवाजा खोला। क्या खोला? दरवाजा। फिर दरवाजे से आपने कमरे में गए, है ना? और फिर आपने क्या किया? स्विच ऑन किया। सही है, तो ये क्रम है। अपोजिट भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, तो जैसे कि अब बाहर जाना है तो आप कमरे से कहाँ ताला उठाया, दरवाजे पर गए, वो मतलब दरवाजे पर गए, फिर आपने ताला लगाया, चाबी और स्विच ऑफ किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें यही था कि आप कहीं से जैसे आए हैं तो सबसे पहले आपने चाबी ली, फिर उसमें क्या किया? ताला खोला, फिर आप दरवाजे में प्रवेश हुए, फिर कमरे में पहुंचे। आप कमरे में पहुंच के आपने स्विच ऑन किया। यही आपका क्रम है, अर्थात आपका आंसर कौन सा हो गया? पहला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, ये कह रहा है कि इनके स्थान पर क्या संख्या आएगी, यानी कि किसी न किसी क्रम का दिया है, 2 3 करके कुछ ऐसे 35 आए या फिर ऐसे ऐसे में। अब इसी टाइप में देखो, ये ज़्यादा संख्याएं हैं तो इधर के लिए ही बढ़ना है, यानी इनका कुछ ना कुछ करके ये वाला क्रम बन रहा है। ठीक है, तो ये क्रम बन रहा है। कैसा क्रम बनेगा वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इन्हें सर्च करिएगा। अब भाई देखो, 2 3 फिर कितने हो रहे हैं? 35। तो कोई और तो क्रम बन नहीं रहा है सिवाय इनके घन वगैरह करने के। जैसे देखिएगा, अगर हम 2 का घन और 3 का घन कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 और 8 कितना हो गया? 35। ऐसे ही 3 का घन करिएगा, 4 का घन करो तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 4 चौक 16 चौको 64। सही है, 7 4 11, 6 2 8 और 1 9। तो ऐसे ही आपको 1 का घन करना है, 2 का घन करना है, 1 का 1, 2 का 8, अर्थात आपका आंसर कितना आना चाहिए? 9। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
कह रहा है कि इनमें से विषम संख्या चुनिए। अब इनमें जो हर संख्या जोड़े से दे रखी है, कोई ना कोई इनमें संबंध है, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी का, तो वही संबंध सब में होना चाहिए। जो सब में संबंध नहीं होगा वही संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे पहले देखिए 10 दिया है और 10 और 100 दिए हैं, तो अगर हम 10 का वर्ग करें तो कितना आता है, 100, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है आपका ए, यानी कि इनका वर्ग हो रहा है। बी ऑप्शन देखिए 12 से 144 है, अर्थात 12 का वर्ग कितना होता है, 144। सी ऑप्शन देखिए 13 से 171 है, तो 13 का वर्ग करो, 13 का वर्ग होता है 169, जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो आपका यही चाहिए है, ठीक है। बाकी डी वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 15 से 225 हो रहे हैं, अर्थात 15 का वर्ग कितना होता है, 225, ठीक है। तो सबसे अलग क्या आया है, ठीक है, अगर यहाँ पे 169 होता तो ये ठीक हो जाता, 169 नहीं है। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा ये दिया है, तो ये तो हमने आपको पहले भी बताया, ये सवाल होते हैं नंबरिंग पे। किस पे आधारित होते हैं, नंबरिंग पे आधारित होते हैं। तो जरा देखिए ये हमारा पहला लिखा है, क्या है, टूलिप, सही है। और इसके साथ में हमारे पास लिखा है ZAROV, ठीक है। तो टी कितने पे होता है, 20 U, 21 L, 12 I, 9 और P 16, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम इसका देख लेते हैं कि ये कितने पे दिया है। तो जेड तो आखिरी शब्द है, सभी को पता होगा, 26 है, 1 पे है। आर कितने पे होता है, आर है 18। ओ कितने पे है, ओ है, ओ सॉरी 15 पे, और बी है 22 पे, ठीक है। तो ये हमने इनकी क्या कर ली, नंबरिंग कर ली, क्या कर ली, नंबरिंग, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इनका हम क्या करते हैं कि इनका संबंध निकालते हैं। देखो भाई ये 26 है, ये कितने पे है, ये कितने पे है ना, और ये वाला कितने पे है, और ये वाला कितने पे है। जरा देखो यहाँ से 6 बढ़े, अगर 20 और 6 का अंतर कितना, 20 और 26 का अंतर 6, 21 और 1 का अंतर, यानी जब कभी भी खत्म नहीं होती है ये जेड, जैसे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ से ये होता है 26 पे, है ना। तो 26 25 सॉरी 24 25 26 ए और 27 28 29 30, यानी आगे भी ऐसे ही बढ़ सकता है। तो अब यहाँ से हमसे क्या दे रखा, 21 पे दे रखा था, किस पे दे रखा था, 21 पे। तो 21 से आगे बढ़ना था, 21 और 6 कितने होते हैं, 27, 27 पे क्या आया है, ए, इसलिए इसमें भी कितना किया गया है, +6। 12 से क्या हो गए 18, यानी यहाँ भी +6 किए हैं। 9 से हो गए 15, यहाँ भी +6 किए हैं। 16 से हो गए 22, यहाँ भी प्लस कितने किए हैं, 6। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो स्कैल्प लिखा है, क्या स्कैल्प है, हाँ, SCALP, ठीक है। इनकी भी हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए एस कितने पे है, 19 पे, और सी कितने पे, 3, ए कितने पे है, एल कितने पे होता है, एल होता है 12 पे, और पी कितने पे है, पी है हमारा 16 पे, कितने पे है। अब इनमें से हर नंबर में 6 जोड़ना है, कितने जोड़ने हैं, 6। 6 अगर हम 19 और 6 जोड़ दें प्लस का 6, ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस का 6, यहाँ भी प्लस का 6, यहाँ भी प्लस का 6, और यहाँ भी प्लस के कितने कर देंगे, 6। तो 19 और 6 कितने हो गए, 25, और 6 और 3 कितने, 9, और 6 और 1 कितना, 7, 12 6 कितना, 18, अब 16 और 6 कितने, 22, ठीक है। अब 25 पे क्या होता है, 25 पे देखो लिखा है 22, 9 पे क्या होता है, 9 पे होता है आई, और 7 क्या होता है, G7, है ना। और 18 पे क्या होता है, 18 पे होता है क्या है, R, ठीक है। और 22 पे होता है B, ठीक। तो इसका हमारा बना BIGRV। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी वाला, ठीक है। तो ये इसी टाइप से होते हैं, इनकी नंबरिंग करके आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है श्रृंखला का अगला पद लिखिए। तो श्रृंखला जब कोई लिखी होती है तो सबसे पहले उसे अंतर से करते हैं, कैसे करते हैं, अंतर से। जरा देखिए इसमें कितने का अंतर है, +2 हुए हैं, इसमें प्लस कितने हुए हैं, 4, फिर प्लस कितने किए हैं, 2, तो फिर प्लस कितने किए हैं, 4, ठीक है। तो यानी कि पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, तो अब की प्लस का बारी कितने की है, 2,
तो 23 और 2 कितने हो गए 25। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, सी वाला आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या ठीक है, सी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब कह रहा है कि रमेश अमित का भाई है, यानी कि कौन कौन है, रमेश है, अमित है, और सुषमा है, और अगला है सतीश है एक, और कौन है भाई, बस यही है। ठीक है, तो जरा देखिए, कह रहा है रमेश अमित का भाई है, अर्थात जब रमेश अमित का भाई है तो और अमित भी रमेश का भाई होगा। ये आपस में क्या हो गए भाई, क्या हो गए भाई। अगला कह रहा है सुषमा सतीश की बहन है, जो सुषमा है वो बहन है किसकी, सतीश की, अर्थात सतीश इसका भाई हो जाएगा। सतीश क्या हो जाएगा, भाई, यानी कि ये बहन भाई है ना, तो ये बहन भाई हो गए। देखिए ये भाई हो गया इसका। अब यानी कि अभी तक इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अमित सुषमा का पुत्र है, जो अमित है ये पुत्र है किसका, सुषमा का। ठीक है, तो भैया ये भी इसका पुत्र होगा, ये भी क्या होगा, पुत्र, यानी ये दोनों सुषमा के क्या हैं, पुत्र हैं। ठीक है, अब कह रहा है सुषमा से रमेश का क्या संबंध है, तो सुषमा जो है रमेश की भी क्या है, माँ है। भाई जब अमित की माँ है और ये इसका भाई है तो इसकी भी क्या है, माँ है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे अच्छा, सुषमा से रमेश का क्या संबंध है, तो सुषमा फिलहाल तो माँ है, सुषमा माँ है किसकी, रमेश की। ठीक है, रमेश की, या रमेश पुत्र है, रमेश पुत्र है किसका, सुषमा का, किसका, सुषमा का। तो इनमें यही संबंध है, यानी कि माँ बेटे का संबंध है। अब इनमें से जो भी हो, आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, सी। ठीक है, यानी कि क्या है, ये पुत्र है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, कह रहा है 80 लड़कों की एक पंक्ति में रमेश का ऊपर से 43वां स्थान है। ऊपर ये रमेश एक पंक्ति है और इसमें टोटल लड़के कितने हैं, 80। कह रहा है ऊपर से 43वां स्थान है रमेश का। रमेश यहाँ पे है, इससे पहले जो हैं 42 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भाई, ये 43वें स्थान पे है, 43वां स्थान है, तो इससे पहले कितने बच्चे होंगे, 42। अब कह रहा है टोटल बच्चे कितने हैं, 80। तो देख लो भाई, 80 में से 42 घटा लो, 10 में से 2 गए, कितना बचा, 8, और यहाँ 7 में से 4 गए, कितना, 30। तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, 38वां स्थान होगा। ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। अब ये भी हमारा कैसा है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो इसे आप स्वयं करके दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे अभी हमने आपको कोड डिकोड करके बताया था कि आर इतने, ओ इतने, इतने पे है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा जो पोर्शन है वो है गणित का। अब गणित के अभी हम 30 सवाल समझेंगे लगातार, बिल्कुल। ठीक है, जरा बने रहिएगा साथ में। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, भैया समकोण त्रिभुज जानते हैं, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, इसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है 40 का है, कोई सा मान लीजिए, यानी कि हमने मान लिया ये वाला है। तो पूछ रहा है कि तीसरे कोण का मान कितना होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के, देखो भाई कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो भाई तीनों कोण कौन कौन से, ये वाला x, ये 90 और ये वाला कितना 40, ये तीनों कोण कितने के हैं, 180 के। तो x बराबर 9 4 13, 130, घटा दीजिए 180 में से 130, यानी कि कितने डिग्री का है, जो तीसरा कोण है वो आपका कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। यही आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर 45। देखो भाई आपने एक सीरीज बनानी सीखी होगी, इनके मान निकालने सीखे होंगे, सारणी जो है, तो उसमें आपका दिया होता है इस टाइप से, आप इसमें मान लिखे होते हैं इस टाइप से। चलो एक और बनाओ। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कोण, और यहाँ पे होता अनुपात, और यहाँ पे पहले 0, फिर होता है आपका 30, 45, 60 और कितना 90। ठीक है, तो ये कोण होते हैं हमारे पास। तो देखिए जरा यहाँ से कैसे होते हैं। आप सिर्फ 2 लाइनें याद कर लीजिए, बाकी सब लाइनों को अपने आप कर सकते हैं।
तो कौन कौन सी वो दो लाइनें हैं, एक आप साइन ज्ञात कर लीजिएगा और एक आप कॉस थीटा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या है कि कोण कितने, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 गिनती लगातार लिख लो। 0 1 2 3 4 हो गई 5, सबके बटे में 4 लिख दीजिएगा, यानी कि सबके बटे में कितना 4, सब पे क्या लगा दीजिए अंडर रूट इस टाइप से, और इनको हल कर लीजिएगा। अगर 0 के बटे कुछ भी हो सब हीरो हो जाता है, 1 के बटे 4 है तो कितना हो गया 2, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1 का 1 रहा, 2 का कुछ नहीं होता अंडर रूट में ही बंद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 का कुछ नहीं होता है, 4 का 2 होता है, 4 से 4 खत्म, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो यही इसकी वैल्यू होती है, यानी कि इसको सीधा सीधा उठा के रख दो, 1/2, 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और कितना 1, उल्टी साइड से लिख दो, ये काज की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि 1 अंडर रूट 3/2, 1 अंडर रूट 2, 1/2 और कितना 0, ठीक है। आगे भी इन्हीं की सहायता से आप इन सारणी को बना सकते हैं। फिलहाल ये सारणी हो गई, अगर आपको याद नहीं है तो सारणी बनाना सीखिए, नहीं तो कोण याद, 2 लाइनें याद कर लीजिएगा, बाकी पूरी त्रिकोणमिति के सभी मान आपको ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिया है साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू किसकी दे रखी है, तो साइन 45, साइन में 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर 1 का तो 1 ही रहता, अंडर रूट 2 का कितना हो गया 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/2 ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट में देखते हैं, कह रहा है कि 6 पुरुष या 5 औरतें, ये कह रहा है 6 पुरुष या 5 औरतें, 6 औरतें या वो 6 पुरुष या 5, अच्छा 3 पुरुष हैं, सॉरी, देखिए यहाँ से 3 पुरुष या 5 औरतें, ये वाले पुरुष पड़ गए भाई, देखिए 3 पुरुष या 5 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 18 दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में कर रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ से ये 18 दिन में कर रहे हैं, अब हमसे पूछ रहा है 6 पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी। तो ये जब दिए होते हैं इसका मतलब ये होता है कि 5 बार बार कहाँ से पहले 3 पुरुष जो हैं वो 5 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं, अगली बार में हमें दे रखे हैं 6 पुरुष, तो ये कितनी औरतों के बराबर होंगी, जरा देखो यहाँ से कितने से गुणा की होगी आपके 6 लाने के लिए 2 से, तो यहाँ भी आप गुणा कितने से करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, कितनी हो गई, यानी कि 6 पुरुष के स्थान पे अगर 10 औरतें लगा दो तो दोनों के काम क्या आएंगे, बराबर बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए जरा, यहाँ ये वाली चीज लेते हैं, 5 औरतें काम कर रही हैं कितने 18 दिनों में, तो अब यहाँ से 6 औरतों पुरुषों की जगह 10 औरतें ये और 5 ये, अर्थात कितनी औरतें हो गई टोटल 15 औरतें, ठीक है। तो 5 औरतें कर रही 18 दिन में, 15 औरतें कितने दिन में करेंगी, ये बात हो गई, 5 तियां 3 छक 18, अर्थात कै दिन लग जाएंगे 6 दिन, ठीक है। एक बार इस सवाल को पुनः समझते हैं जरा, देखिए जरा यहाँ से क्या हुआ था समझो फिर से भाई, कह रहा है कि 3 पुरुष 5 औरतें, यानी कि 3 पुरुष हों या 5 औरतें हों तो वो काम कै दिन में कर सकते हैं 18 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में हमसे ये कह रहा है कि जो ये हैं 6 पुरुष और 5 औरतें, 6 पुरुष प्लस 5 औरतें अगर मिलकर करें तो कितने दिन में लगेंगी, ये हमारा मेन क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे या दे रखा है तो इन्हें बराबर करते हैं, देखिए भाई ये दे रखा है, कह रहा है 3 पुरुष जो हैं 5 औरतों के बराबर काम करते हैं, तो 6 पुरुष कितनी औरतों के बराबर काम करेंगे, यहाँ से हमने गुणा 2 से किया होगा, 3 दूने 6, तो यहाँ भी हम गुणा कितने से कर देंगे 2, 2 पंजे 10, यानी कि 6 पुरुष जो हैं कितनी औरतों के बराबर काम करेंगे, 10 औरतों के बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पे 6 पुरुष की जगह पे 10 औरतें हो गई, 5 औरतें ये हैं, टोटल हो गई 15 औरतें, ठीक है। ये हमसे बात सवाल बना, अब सवाल हमारा क्या बना कि 5 औरतें करती हैं कितने दिन में 18 दिन में, तो कह रहा है 15 औरतें कितने दिनों में करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से 5 औरतें कर रही हैं 18 दिनों में, तो 15 दिन कितने दिनों में करेंगी, 5 तियां 15, 3 छक 18, अर्थात कितने दिनों में करेंगी
6 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? यही हमारा क्या हो गया आंसर, आपका ऑप्शन आ गया कौन सा, डी वाला। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं पे ये कह देता कि दुगना कार्य है, तिगना कार्य है, ऐसा अगर कुछ कह देता तो यहाँ पे जो है क्या करते, 2 या 3 से हम जितना भी गुना कह देता उतने से क्या कर देते, इसकी गुणा कर देते और ये आंसर हमारा आ जाता। ठीक है, तो ऐसे करके ये इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा जरा, देखो मिश्रा जी यहाँ पे कुछ लगा के देख लो, अगर ये इसका जो लाइट है ये ना आए तो। देखिए जरा कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों में दो अनुपात, त्रिभुज के तीनों, अभी आपको कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 100। अब तीनों कोणों में अनुपात दे रखा है 2:3 अनुपात कितना, 4। ठीक है, तो तीनों कोणों का जो योग होता है क्या होता है, तीनों कोणों का योग, योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180। अब जरा देखिए यहाँ से, तो यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 180 बटे 3, 2 5 और 2 कितने, 9। यहाँ पे हमारा योग दे रखा है कितना, 9। अब हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो इनमें सबसे छोटा कोण कौन सा है, 2। ठीक है, तो 9 दूनी 18 यानी कि 20 हो गए, 20 दूनी कितना, 40 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण कितना हो गया, 40 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, 40 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। अब अगला सवाल हमें दिया है गुणनखंड का। क्या कह रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का कितना, 45। ऐसा सवाल अब दे रखा है, पूछ रहा है कि इनके फैक्टर करेंगे तो हमारे गुणनखंड पता करने हैं। क्या पता करने हैं, इनके गुणनखंड। तो देखिए जरा यहाँ से कह रहा है कि 14 45 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ें तो कितने आ जाएं, 14। ठीक है, तो जरा देखिए क्या हो सकते हैं, 9 पंजे 45। ऐसे लाने हैं कि जोड़ें तो 14 आए, गुणा करें तो कितने आ जाएं, 45। तो 9 पंजे 45, 9 और 5 कितने हो गए, 14। ठीक है, तो जरा देखो इनके फैक्टर जो डायरेक्ट करते हैं तो वो कैसे कर लेते हैं, x यहाँ पे जोड़ के आ रहे हैं तो जो चिन्ह होता है वही रखा जाता है, यानी x माइनस 9 और अगले में x माइनस कितना, 5। ठीक है, यानी कि हमारे गुणनखंड क्या हो गए, x माइनस 9 और x माइनस 5। अगर कहीं पे ये हमारे सवाल जो हैं थोड़े से इधर उधर हटके होते तो क्या करते, उन्हें देखिएगा जरा। अरे भाई क्या खींच दिया ये, देखो अब अगर कहीं पे सवाल हमारा थोड़ा सा गुणनखंड में एक और देखिएगा, अगर कहीं ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 18 लिखा होता। ठीक है, तो अब ये हमसे ये कह रहा है, इसके सवाल के कहने का मतलब हो जाता कि 18 के ऐसे फैक्टर करो घटा करके 7 आ जाए। ठीक है, तो क्या करते इसमें, यहाँ से 9 दूने 18, 9 में से अगर 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो घट तभी सकता है जब चिन्ह अलग अलग हों। ठीक है, तो इनके चिन्ह हमें क्या लेने होंगे, अलग अलग। कैसे, जरा देखिए यहाँ पे जो माइनस है तो ये हमेशा बड़े वाले का चिन्ह यही लेते हैं, बड़ा कौन सा है, 9। अगला जो है घटाएंगे तब जब इनका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, तो ये प्लस का कर देंगे, यानी इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। कभी भी अगर फैक्टर ऐसे आए तो आप इन्हीं तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 32% से 40 अधिक है। अब देखो यहाँ पे 2 बार परसेंट दे रखा है, एक 40% दे रखा है, एक 32, और 40 अधिक है कम है। ये अधिक है कम है सब क्या होता है, अंतर। तो भाई 40% किसी संख्या के 40% और 32% का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 40 के। तो इनका इनका अंतर है कितना, 8। पूछ रहा है संख्या, तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो वो हमेशा कितनी होती है, 100 होती है। तो 8 पंजे 40, यानी कि संख्या हमारी कितनी हो गई, 500। ठीक है, ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं।
यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचें। कैसे बेचना है? लाभ पर। तो कह रहा है 12 रुपया अधिक मिलता है। फिर से हमें कह रहा है 12 रुपया अधिक मिलता है, कम मिलता है, ये सब अंतर होता है। ये सब क्या होता है? अंतर। तो जरा देखिए इनका जो अंतर है कितना है? 5% लाभ है। अब यहाँ से 5% हानि 5% लाभ, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जब एक बार हानि हो एक बार लाभ हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि कितना हो गया? 10। अब गुणा में हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य। भाई वास्तविक मूल्य तो हमेशा 100 ही होता है, ठीक है। तो यही हमारा 100 निकाल लिया। 12 धाई 120, अर्थात उस वस्तु का जो मूल्य था वो कितने रुपया था? 120 रुपया था, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये देखो, इसमें एक होता है कि घात के ऊपर घात हो तो गुणा देव करवाए, यानी घात पे अगर घात लगी होती है तो उनकी गुणा हो जाती है। अर्थात ये 2 की पावर 2 की होल पावर 2 लगा है, तो ये 2 की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और 2 की पावर 4 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना? 16। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, ठीक है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है जब किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि अगर 40 रुपए की वस्तु है तो लाभ भी 40% हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 40, ठीक है। इस टाइप से आपको बेचना है। तो ऐसे सवालों में लिए क्या करते हैं, जब लाभ हो, यहाँ पे लाभ हो रहा है या क्या हो सकती है? हानि, ठीक है। तो कहीं पे पहली बार जब लाभ हो, जब लाभ हो तब ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 10 आए, घटाकर 10 आए। कितने आने चाहिए? घटाकर 10। और अगर जब हानि हो, जब हानि हो तब ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड कि जोड़कर 10 आए, जोड़कर 10 आए, ठीक है। ये हमारा इनका एक शॉर्टकट है निकालने का, अन्यथा तो द्विघात समीकरण बनेगी, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखे हैं कितने? 24। अब हमसे कह रहा है लाभ हुआ है, कह रहा है लाभ हुआ है। तो कह रहा है, हमने लिखा है कि जब लाभ हो तो ऐसे गुणनखंड करो कि घटा करके कितने आ जाएं? 10। घटाकर कितने आने चाहिए? 10। तो भाई इनके ऐसे फैक्टर करो घटा के 10 आए। 12 दूने 24, ठीक है। तो जो भी इनमें से छोटा आए उसी में आप 0 बढ़ा लीजिए। ये सामान्यता सवाल हो गया, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया? 20। अगर आपका मूल्य पूछा है तो 20 है क्रय मूल्य, और अगर हमसे लाभ पूछा होता यानी कि लाभ की दर पूछी होती तो आपका आंसर आता 20%, ठीक है। ये आपका एक सामान्य तरीका है, बहुत सरल इजी तरीका है, बस खाली यही ध्यान आपको रखना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, 13 के प्रथम 9 गुणजों का, इसके लिए एक सूत्र होता है x के प्रथम n गुणजों का, x के प्रथम n गुणजों का औसत, गुणजों का औसत। तो इसके लिए क्या है आपका कि x गुणा n प्लस 1 और बटे में कितना? 2। ये एक सूत्र है, ठीक है। तो कह के बता रहा है 13 के, तो x की वैल्यू कितनी है? 13। n 9 गुणज हैं तो 9 और 1 कितने हो गए? 10 बटे कितने? 2। 2 पंजे 10, 13 पंजे 65। अर्थात इनका औसत कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है। अरे कह रहा है औसत कितना होगा, ऑप्शन कोई सा इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है पिता पुत्र की आयु में 7:3। एक पिता है और एक क्या है? उसका पुत्र है। इसमें 7 अनुपात कितने का अनुपात है? 3 का। कह रहा है यदि दोनों की आयु में 28 वर्ष का अंतर हो, तो अंतर कितना दिया है? 28 का। ये 28 दिया है अंतर, तो इनमें अंतर दिया कितने का है? 4 का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में हमसे कह रहा है कि दोनों की आयु का योग कितना होगा। योग का मतलब इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? 7 और 3 कितने? 10। 4 सत्ते 28, 7 धाई 70। अर्थात इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? 70 साल आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अब ये लिखा है आपका
कि 242 प्लस 142, अगर ऐसा कभी भी सवाल आए तो इसे ए और बी मान लीजिए। जरा देखो, ये हम मान ले रहे हैं ए और ये मान ले रहे हैं बी। ऐसे ही यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो ये आपका बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बना? तो देखिए जरा यहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और पूरे के बटे में क्या लिख रखा है यहाँ से, देखो ये ए लिखा है और यहाँ पे लिखा है बी। पहले हम इसके शॉर्टकट की बात करते हैं। तो देखिए जरा, ये दो टाइप से सवाल आपका पूछा जाता है। कैसा? एक पहला टाइप आपका ये लिखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में आपका ए गुणा बी। एक दूसरा सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट आपका जब है कभी का सॉल्व ना करना है, जैसे आज सॉल्व करना है ऐसे आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी कभी यहाँ पे गुणा लगी आए तो आपका आंसर आएगा 4, और अगर कभी यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इसका आंसर आपका कितना आएगा? 2। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सदैव आंसर आपका इतना ही आएगा। आ जाइए देखिए जरा, हम प्रूफ करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कितना है? गुणा है। अगर गुणा होती है तो हमने आपको बताया आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वो आंसर आपका कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, यानी इस वाले का आंसर तो 4 ही है। हम देखते हैं कि कैसे आया है, जरा समझिए। ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे से कभी हल नहीं करना है, सीधे रख देना है। आज आपको आखिरी बार हल करा रहे हैं। देखिए जरा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में आपका लिखा है ए गुणा कितना? बी। इसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट ओपन करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसके अंदर गुणा करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ये 2ab और पूरे के जो बटे में चल रहा है ए बी चल रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का। अब यहाँ से 2ab ये 2ab ये, तो ये हो गए आपके 4ab और बटे में कितना है? ab। तो ab से ab क्या हो जाएगा? कैंसिल। अर्थात आपका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए खाली इन दो सवालों को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका गुणा दे रखा है तो आंसर आपका 4 आएगा, प्लस दे रखा है तो आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है, तो आपका फिलहाल आंसर 4 आ गया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 है 400 चक्करों में। देखो पहिया जो होता है वृत्ताकार, और पर जो पहिया अपने चक्कर लगा रहा है वो लगा रहा है परिधि के बराबर। किसके बराबर लगा रहा है? परिधि। अब परिधि होती है 2πr। क्या होती है? तो देखिए यहाँ से, तो यह फिलहाल पहिए का जो व्यास दे रखा है, व्यास कितना है आपका? व्यास दे रखा है 56 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? तो त्रिज्या अच्छा होती है व्यास की आधी, अर्थात हो जाएगी कितनी? 28। ठीक है, अब आपके चक्करों की संख्या 400 है, तो यानी कि दूरी का मामला हो जाएगा परिधि गुणा चक्करों की संख्या, परिधि गुणा चक्करों की संख्या। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 28 है और चक्करों की संख्या आपकी 400 है। ठीक है, ये अभी आपका दे रखा है सेंटीमीटर में, हम यहीं पे इसे मीटर में बनाए दे रहे हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर किसके होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो इसीलिए हमने इसे 100 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 चौक 28। अब यहाँ से इनकी गुणा कर लो, 22 दूना 44 और 4 चौक 16 से गुणा करेंगे, 16 चौकू 64 के 4, 16 चौकू 64 और 4 70, अर्थात कितना हो गया? 704 मीटर। तो 400 चक्करों में कितनी दूरी तय कर लेगा? 704 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा,
कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। एक नाव जो धारा के जब साथ जा रही होगी तो क्या होता है कि धारा की चाल और नाव की चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या जाती हैं? जब धारा की दिशा में जा रही होती है तो चालें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? यानी कि नाव की चाल हम मान ले रहे हैं कि ये धारा नाव है, नाव धारा की दिशा के विपरीत। मान लो कि नाव जो है उसकी चाल आपकी x है और धारा की चाल जो है वो कितनी है, y। जब ये धारा की दिशा में जा रही थी तो चालें जुड़ गई थी, अर्थात आपका आ गया था योग। क्या आ गया था? चालों का योग आ गया। कितना? 48 किलोमीटर जा रही है, कै घंटे में? 6 घंटे में। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 6 अट्ठे 48, योग कितना रहा? 8। अब कह रहा है जब वापस आ रही थी तो धारा विरोध करती है, धारा हमारी चाल को रोकती है, तो यानी घटा देते हैं। जब वापस आएगी तो होगा उनका अंतर। क्या होगा? अंतर। अब कह रहा है जबकि वापस उसी दूरी को तय करने में 8 घंटे लेती, उसी दूरी का मतलब 48 को तय करने में 8 लेती है, 8 छंग 48। अब देखो हमने कई बार आपको सवाल ऐसे दिए हैं, कराए हैं कि आपका जब योग और अंतर दिया हो तो बड़े की चाल निकालते हैं जोड़ के आधा, घटा, और छोटे की निकालते हैं घटा कर आधा। ठीक है। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, भाई नाव ही तेज चल रही होगी। अब नाव की चाल निकालते हैं तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14, और 14 के बटे में 2, 2 सत्ते 14, अर्थात नाव की चाल आपकी कितनी होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, एक कमरा 12 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। कितना लंबा चौड़ा है? अब कह रहा है इसमें 60 डेसीमीटर लंबी 40 डेसीमीटर चौड़े कितने पत्थर लगेंगे। अब भाई जब पत्थर लगाने हो, किसी की भी संख्या पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो, तो हमने आपको बताया कि बड़ी चीज का आयतन, बड़ी वो चाहे आयतन दिया हो चाहे क्षेत्रफल दिया हो, जिस संख्या में जैसा भी पूछ रहा है वैसा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए बड़ा, ये क्या है? कमरा। कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। अच्छा, जो पत्थर लगाना है वो है हमारा 60 डेसीमीटर और चौड़ा है 40 डेसीमीटर। ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर। तो 12 में कितने हो गए? ये डेसीमीटर मीटर है तो सबको पहले 1 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 12 में 120, 8 में 80, अब इन्हें काट दो। 60 दूनी 120 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, अर्थात कितने पत्थर लग जाएंगे आपके? 4 पत्थर लग जाएंगे अगर इस नाप के लगाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, ये हमारा दिया है, कह रहा है तो क्वेश्चन, तो आपने इसमें ये समानुपात दिया हुआ है 3:7 बराबर 39 अनुपात क्वेश्चन रिमार्क। ठीक है। तो जब 4 पद दिए होते हैं तो समानुपात होता है, यानी कि ये आपने सुना होगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो जो पद कंप्लीट होता है उसे पहले लिख लेते हैं, अनकंप्लीट पद को बटे में लिखेंगे और काटेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो 7 गुणे 39 बटे में कितना? 3, 13 तियां 39, 13 सत्ते 91, अर्थात इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 91 आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे सवालों में कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, 45 का 7/9 कौन नहीं जानता है भाई? 45 का 7/9, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35। ठीक है। तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा? 35 आ जाएगा। का के की कुछ भी होता है उसकी जगह पे आता है गुणा। अगला सवाल दे रखा है, वह न्यूनतम संख्या जो इतने 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 से पूर्ण भाज्य हो, अर्थात जब भी न्यूनतम कहे, क्या कहे? न्यूनतम, तो आपको लेना है लासा। और अगर आपसे महत्तम या बड़ी से बड़ी या बड़ी से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या कहे तो आपको लेना है मासा। क्या लेना है? मासा। ठीक है। न्यूनतम कहे या छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, इनमें से कोई भी कहेगा तो आपको लासा लेना है। अगर बड़ी से बड़ी कहे, महत्तम कहे, तो आपको मासा लेना है। तो हमसे कह रहा है कि 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 20 हैं, इनसे कह रहा है न्यूनतम, तो हमें लेना है इनका लासा। तो लासा ले लीजिएगा। भाई देखो लासा जब भी लेते हैं तो अभाज्य संख्या से ही इसके फैक्टर करते हैं।
तो यानी कि 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 15 नहीं कट रहा है, ऐसा ही लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 धाई 20। फिर एक बार 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 5 15, ऐसा ही 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब यहाँ से देखिएगा, चाहे 2 से काट लो, 5 कई बार दिख रहे हैं, 2 से फिलहाल काटिए। 2 एकम 2, 5 15, 2 दूने 4, 5 ऐसे ही। अब फिर 5 से काट लीजिए, एक छोड़ दो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 2 ऐसा ही, 5 एकम 5। अब कोई सा किसी से नहीं कट रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सब की इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, लासा। अर्थात हम क्या करेंगे, ये लिखा है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ये है, इनकी गुणा करिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 तियाँ 120, दूनी 240, अर्थात इनका जो लासा है वो कितना आ जाएगा आपका 240। ठीक है, यही आपका लासा हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखें, कह रहा है किसी परीक्षा में 72% छात्र पास हुए। कितने पास हुए भाई, परीक्षा कितने लोगों ने भी दी हो तो 100% रहे होंगे, इनमें से कुछ फेल और कुछ पास, यानी कि पास हुए हैं अगर 72, यानी 100 में से अगर 72 पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे। देखो 100 से 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गए 2, अर्थात तो बच्चे 28% क्या हुए, फेल हुए। कह रहा है फेल होने वाले छात्रों की संख्या 126 है, तो 126 वो छात्र हैं जो फेल हो चुके हैं, और फेल कितने हुए हैं 28। गुणा पूछ रहा है परीक्षा में सम्मिलित, तो भाई सम्मिलित तो वो भी हुए थे जो फेल हुए थे, है ना, या जो पास, तो सम्मिलित हुए थे कितने 100, तो गुणा में कितना 100। ठीक है, काटो भाई, 7 से 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, और इन्हें 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 50 कट गए, 9 पंजे 45, अर्थात टोटल परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे वो बच्चे थे 450। कितने थे, 450। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके, भाई चुनाव जब भी हुआ होगा तो उसमें वोट जो है वो 100% रहे होंगे, एक विजयी उम्मीदवार है, एक को अगर 40 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60, ये हार जीत कितने से हुई होगी, 20% से हुई होगी। देखिए ये ग्राफ जब भी चुनाव वाला आए आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जितने वोट होते हैं वो 100% होते हैं, एक को अगर 40 मिले हैं तो दूसरे को 60 मिले होंगे, इनका अंतर ही हार जीत कहलाता है। अब यहाँ से कह रहा है 298 मतों से चुनाव हार गया, ये 298 मतों से चुनाव हारा, यहाँ कितने से हारा है 20 से। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कुल मतों की संख्या, तो कुल तो मत कितने थे 100 थे, तो भाई 0 से 0, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 चौक 8, 2 नेम 18, इनकी गुणा कर दो, यानी कि कुल वोट जो थे वो आपके कितने थे 1490 वोट थे। कितने 1490, ऑप्शन आपका सी ठीक है। कह रहा है 720 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए बी और कौन था सी, तो इसको किस अनुपात में बांटा है 2:3 अनुपात कितना 4। कितने रुपए हैं ए 720, ये टोटल रुपया है, तो टोटल यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 9। पूछ रहा है कि बी का भाग कितना होगा, किसकी वैल्यू पूछी है बी की, और बी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो 9 अट्ठे 72, 8 तियाँ 24, अर्थात बी को कितने मिले होने चाहिए 240 रुपए। कितने मिले होने चाहिए 240, यानी कि ऑप्शन आपका बी ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखिएगा, 20 व्यक्ति किसी काम को 39 दिन में करते हैं, तो 26 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। बहुत सा सरल सवाल है, इसमें कोई IMDH वाला है। 20 व्यक्ति काम करते हैं 39 दिनों में, तो पूछ रहा है कि 26 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, 13 तियाँ 39, 13 दूनी 26, 2 धाई 10 तियाँ 30, अर्थात इन लोगों को 26 लोगों को कितने दिन लग जाएंगे 30 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया, सी ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखिएगा, कह रहा है 500 रुपए का 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज 40 रुपया होगा। भाई देखो ब्याज पता हो तो दुनिया की कोई चीज इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लिखते थे कि ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100,
बस इतना लिख देना है और बाकी जो भी दिया हो वो सब बटे में लिखो, काटो, वही आंसर आएगा जो पूछा जाएगा। तो हमने ब्याज लिखा गुणा 100, कितने रुपया थे 500, और गुणा समय कितना था 4 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 ढाई 40, 5 दूनी 10, अर्थात दर कितने % रही होगी, 2% की दर रही होगी। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, कह रहा है कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब हमसे यहाँ से पहले पूछा है समय। समय बराबर आप लोग जानते होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, तो पहले दूरी की बात करते हैं। 160 मीटर तो खुद रेलगाड़ी है, और कह रहा है 440 मीटर लंबा पुल है, अर्थात टोटल हो गई 0, 6 4 10, और 4 और 1 5, और 1 कितनी 6। देखो, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को, किसी प्लेटफार्म को, यानी किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी खुद लंबाई हो, तो उन लंबाइयों को जोड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी की लंबाई है, पुल की लंबाई है, हमने दोनों को जोड़ दिया, यही आपकी दूरी हो गई, अर्थात कितनी हो गई 600 मीटर। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा चाल, चाल इसकी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, दूरी है आपकी कितनी 600 और बटे चाल है 90। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसे भी किलोमीटर में बना लो, 5 बटे कितने 18। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0, 9 दूनी 18, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, अर्थात कितना समय लग जाएगा, 24 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया, आंसर आपका सी ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो भाई यहाँ पे चतुर्भुज पूछा है, कल को पंचभुज पूछेगा, फिर षटभुज पूछेगा, फिर अष्टभुज पूछेगा, कितने भी भुज पूछेगा। तो इसका होता है कि n भुजाओं, n या बहुभुज, अच्छा चलिए इसी को लिखे, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग अगर हमें कभी निकालना पड़ जाए तो n-2 गुणा 180, जहाँ पे n जो है भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो ऐसा हम सवाल, ये सूत्र है और इससे कोई बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है चतुर, तो n का मान यहाँ पे 4 है, तो आप भी योग निकालिएगा भाई। तो यहाँ पे 4 - 2 गुणा कितना 180। अच्छा, 4 में से अगर 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, 18 दूनी 36, अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360। अगर कल को पंचभुज का पूछता, किसका, पंचभुज, तो पंचभुज में भुजाएं होती हैं 5, 2 घटाते गुणा कितने से 180, 5 से 2 जाएंगे 3, 18 तियां 54, अर्थात कितना हो जाएगा 540। ऐसे ही कोई भी भुजा दे रखी होती तो उससे आराम से इस टाइप के सवाल हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, निम्न में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो वैसे तो होता है 2πr + h, ये इसका क्या है, सूत्र है। तो बेलन के, यानी कि हमने कहा आयतन और क्षेत्रमिति के सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। इनमें से एक सूत्र आपसे जरूर पूछा जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ से बेलन दिया हो, यानी कि आपका ये है हमारा बेलन। तो बेलन में एक त्रिज्या होती है और एक होती है ऊंचाई। ठीक है, जिस तल पे ये लुढ़क सकता है उसे वक्र पृष्ठ कहते हैं, और जिससे ये ढका जाने में जितना इसको चीज लगेगी, कोई भी त्रिपाल है, कोई और भी चीज ले लीजिए, पन्नी, कोई चीज ले लीजिए, तो कह रहा है वो आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इसका जो होता है आधार होता है कैसा, आपका वृत्ताकार। तो इसके जो आधार के क्षेत्रफल लगेंगे, जितने भी सूत्र लगेंगे वो सब वृत्त के सूत्र लगेंगे। जैसे बेलन का के आधार का अगर परिमाप चाहिए है, आधार का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2πr,
अगर बेलन के आधार का क्षेत्रफल चाहिए है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा हो, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा हो तो हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। अगर बेलन का आयतन पूछ रहा हो, बेलन का आयतन, तो आयतन का जो सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये बेलन के सभी सूत्र हैं, इनमें से कोई सा सूत्र हो सकता है अगली बार और कोई पूछ ले, तो इसलिए इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 18 और इतनी है, अधिकतम माप के कितने। देखो भाई, इसमें जब भी माप ना दे रखी हो, अंधेरे में तीर चलवा रहा है, अब तीर तो कहीं लग सकता है जब अंधेरे में चलवाए, तो भाई देखो कह रहा है 18 है और कितना है 15। जब हमें कभी माप ना दे रखी हो, पूछे अधिकतम माप की कितनी कितनी ये रखी जा सकती है या क्यारी काटी जा सकती है, तो इन्हें आपस में ही काट दो। 3 छक्क 18, 3 पंजे 15। अब फिर से तो नहीं कट रहे हैं, अगर फिर से कट रहे होते तो फिर काट देते, नहीं कट रहे हैं तो गुणा कर दो। 6 पंजे 30, यानी कि कितने वर्गाकार चौक काटे जा सकते हैं, 30 चौक काटे जा सकते हैं। कितने कटेंगे? ठीक है, तो ऐसा कोई भी सवाल हो, आप इसी टाइप से जब भी आपको चौक की कोई लंबाई चौड़ाई ना दे रखी हो तो इन्हें अंधाधुंध तलवार चलाइए और काट दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जे है, कमरे में अधिकतम लंबाई का बांस, यानी कि ये जब भी अधिकतम लंबाई का बांस, या हो सकता है अगली बार कोई डिब्बी दे दे, कहेगा इसमें तीली रखनी है, तो भाई जब भी ऐसी कोई बात पूछे तो विकर्ण की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है? विकर्ण। तो विकर्ण आपका पता है, घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास लंबाई कितनी है, लंबाई है 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई कितनी 8, तो 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ लो। 12 12 144, 9 ने 81, 8 8 64, 8 1 9 हो गए, 6 4 10 और 8 18 हो गए, और ये 2, अर्थात सबको जोड़ के कितना आया 289, जो कि कितने का वर्ग है 17। अर्थात अधिकतम जो है बांस की लंबाई कितनी हो सकती है, बांस की लंबाई हो सकती है 17 मीटर, यानी उस कमरे में अधिकतम 17 मीटर लंबा बांस रखा जा सकता है। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, कह रहा 3 मीटर भुजा वाले घन से 30 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, जब भी कभी संख्या पूछे तो चाहे क्षेत्रफल की बात कर रहा हो चाहे आयतन की, तो बड़ी चीज का क्षेत्रफल या आयतन बटे छोटी चीज का क्षेत्रफल या आयतन। पहले हमें देखिए घन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात कितनी 3। ठीक है, तो अब हमसे घनों की संख्या पूछ रहा है, घनों की संख्या, तो क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन की भुजा आपकी कितनी दे रखी है 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और छोटे घन की भुजा दे रखी है 30, तो 30 गुणा 30 गुणा कितना 30। अच्छा, ऊपर सब मीटर में है, नीचे सब ये काहे में दे रखी है, मापे सेंटीमीटर में, तो ऊपर भी सबको सेंटीमीटर बना लो। 1 मीटर में आपके कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इन सब के साथ 100 100 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ 30 से ये 30 कैंसिल, इस 30 से ये 30 कैंसिल, और इस वाले 30 से ये 30 कैंसिल, तो 10 ढाई 100 ढाई 1000, अर्थात कितने घन बनाए जा सकते हैं, 1000 घन बनाए जा सकते हैं। आपका आंसर कौन सा ठीक है? सी। नेक्स्ट में देखो, अब ये कह रहा है कि ये भिन्नें दे रखी हैं, तो इसमें के 2 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। या तो पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर इनका जैसा कि दिया है योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। जैसे पहली भिन्न दे रखी है 2 बटे कितनी 3, 3 बटे कितनी 5, फिर 5 बटे कितनी 8। ठीक है, तो पहले कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें ये पता करना है कि इनमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो जरा देखो इनमें क्या करते हैं, हम इनमें 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, पॉइंट लगाने के ना पड़े इसलिए खाली। ठीक है, तो 2 जीरो अपने आप बढ़ा लिए, सभी में बढ़ा दिए तो कोई फर्क नहीं होता है।
3 छक्क 18, फिर 2 बचे, 3 छक्क 18 बस बहुत है, 5 छक्का 30 और फिर इन्हें काटो, 8 छंग 48, 2 बचे, 8 दूने 16। ठीक है, अब देखिए हम आराम से इनमें बता सकते हैं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे बड़ा है 66 यानी सबसे बड़ी ये आ गई, सबसे छोटा है 60 अर्थात सबसे छोटी ये आ गई। ठीक है, तो सब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या पूछ रहा था, अंतर। तो सबसे बड़ी आई है 2 बटे कितना 3 और सबसे छोटी आई है 3 बटे कितना 5। ठीक है, तो इनका लासा ले लीजिए, 5 तियां 15, इनसे करेंगे 5 दूनी 10 और 3 तियां 9 अर्थात 10 में से 9 गए, कितना बचा 1। तो इनका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 1 बटे 15। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आ गया। ठीक, यही आज के हमारे क्या थे, सवाल थे। तो इन्हें आराम से सॉल्व एक बार पुनः करके देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आर्मी के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।